हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, कवर करते हैं हम करंट अफेयर्स 8 नवंबर 2023 की। कब की? 8 नवंबर 2023 की। ठीक है, इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके और पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेटा रिलीज्ड बाय फिच रिपोर्ट। ओके, विच रिपोर्ट? इट्स फिच रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट की जो डेटा एनालिसिस हुई है, इसमें क्या क्या डेटा दिया है, उस डेटा के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन ए मीन्स फर्स्ट डेटा, India's GDP is expected to be 6.2% during 2019 to 27, 0.7% higher than 2013 to 22 estimate. Option B, reason is improved employment rate and better working age population forecast. Option C, option both A and B both are correct. या फिर ऑप्शन डी, none of the above मीन्स कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो रिसेंटली दोस्तों, ये जो फिच रिपोर्ट है, ठीक है, इसने डेटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो आप देख रहे हो बिल्कुल सही है कि 2019, आप देख रहे हो 2019 टू 27 की बात हो रही है। इंडिया का जीडीपी मीन्स क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, जीडीपी की बात हो रही है, वो कितना रहेगा, ये एस्टिमेट लगाया गया है, ये रहेगा 6.2%। ठीक है, और 2013 और 22 तक ये एस्टिमेट जो था ये इससे 0.7% कम था। ठीक है, मतलब कि 2019 से 2013 वाला जो एस्टिमेट है जीडीपी का फिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो 0.7% कम था। तो ये अराउंड 5 पॉइंट समथिंग परसेंट रहा होगा। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो जीडीपी इंक्रीमेंट है, मतलब जो 0.7% इंक्रीज हुआ है 2019 से 2007 तक अपना जीडीपी 6.2% जो हो गया है, वो क्यों हुआ है? इसका रीजन है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट रेट एंड बेटर वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which state government has signed memorandum of understandings worth rupees 20,000 crore with industrial groups in Ahmedabad? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। चलिए दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि व्हाट विल बी इट्स करेक्ट आंसर, बिकॉज इट्स गिवन इन योर इमेज ओनली। करेक्ट आंसर इज इन इमेज ओनली। So friends, as you can see over here, it's written Uttarakhand. Okay, so its correct answer will be option C, Uttarakhand. ठीक है, मीन्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 20,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ, मतलब मोर देन 50 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ किया है इसने। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स मीन्स मोर देन 50 इंडस्ट्रीज के साथ इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। कहाँ पे किया है? ये किया है अहमदाबाद में। ठीक है, ठीक है। अब बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के भी बारे में आपको मैं जो करंट में इवेंट्स हुए हैं वो रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले कि हु इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड। चलो, इसको तो मैं आपको बोलते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हु इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना। ठीक है, और रिसेंटली आपने सुना होगा रितु बारी, मैंने पढ़ाया भी था रितु बारी के बारे में। ठीक है, जिनको की कोलेजियम जो है, ठीक है, कोलेजियम ने रिकमेंडेशन दिया है कि रितु बारी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का सीजे बनाया जाए। सीजे मीन्स चीफ जस्टिस बनाया जाए। ठीक है, और अगर रितु बारी
उत्तराखंड हाई कोर्ट की सीजे बन जाती हैं तो ये इंडिया की अभी सेकंड वुमन होंगी जो कि रोल प्ले करेंगी सीजे का किसी हाई कोर्ट में, ठीक है। और अभी इनके अलावा कौन है करेंटली, तो वो है सुनीता अग्रवाल जी। कौन? सुनीता अग्रवाल, ठीक है। और ये कहाँ की है सीजे? ये है गुजरात हाई कोर्ट की, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात हाई कोर्ट की इकलौती ये फीमेल है अभी तक ऑल ओवर इंडिया इस टाइम जो कि सीजे हैं या फिर चीफ जस्टिस हैं, और ये है भी कहाँ की? गुजरात हाई कोर्ट की, ठीक है। तो एक तो ये फैक्ट रहा। दूसरा ये कि 8 to 9 दिसंबर, ठीक है, 8 to 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, कहाँ पे होगा? ये होगा उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ होगा? उत्तराखंड में, ओके। इसके अलावा आपको मैंने हमेशा पढ़ाया हुआ है कि उत्तराखंड जो है, ठीक है, यहाँ पे पंचप्रयाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओके। यहाँ पे पंचप्रयाग है। देन यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, एंड व्हाट इज दैट? इट्स नेम इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका प्रीवियस नेम था हेली नेशनल पार्क, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। Who has organized the workshop on inclusive trade for growth and prosperity? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नीति आयोग या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि इस टाइम क्या हो रहा है कि नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग, इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नीति आयोग, ओके। नीति आयोग जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स जो है वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। उसी में से एक है इंक्लूसिव ट्रेड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, और यहाँ पे हाईलाइट क्या किया गया है तो ये भी हम पढ़ लेते हैं कि दिस वर्कशॉप has highlighted the need to enhance and widen domestic outreach, ownership and implementation of न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ठीक है। जिससे आपको पता है कि G20 समिट इंडिया में इस बार हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? इंडिया में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लास्ट ईयर कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट ईयर कहाँ होगी? ये होगी ब्राजील में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ट्रोइका, it's troika. Troika means past, present and future, ठीक है। और G20 का कोई हेडक्वार्टर, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं होता, ये मैंने आपको अलग से लेक्चर भी लेके पढ़ाया हुआ है। अगर आपको G20 का बेसिक जानना है तो प्लीज यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर फॉर G20 बेसिक्स, ओके। ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन G20 एंड विच इज द न्यूएस्ट एडिशन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, मैंने सब उसमें पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबमिट हुआ था, यहाँ पे न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया था, तो उसी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है, उसका डोमेस्टिक आउटरीच को बढ़ाने के लिए, ओनरशिप और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये वर्कशॉप कंडक्ट करी है। किसने करी है? नीति आयोग ने। अब हम नीति आयोग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? इट्स फुल फॉर्म इज नेशनल इंस्टीट्यूशन, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है कि क्या है? तो ये इनमें से कोई भी चीज नहीं है, ये एक थिंक टैंक है, ठीक है, एडवाइजरी थिंक टैंक है, ठीक है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए कि ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक एडवाइजरी थिंक टैंक है। और इसको फॉर्म कब किया गया था? ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हमेशा। इसको फॉर्म किया गया था ऑन 1 जनवरी 2015, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इसका विजन क्या था इसको फॉर्म करने का? इसका विजन था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि नीति आयोग का विजन क्या था फॉर्मेशन का, तो इसका आंसर था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस टाइम इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो वो है सुमन बेरी जी। ठीक है, कौन है, सुमन बेरी जी। देन सीईओ कौन है, तो वो है BVR सुब्रमण्यम जी। कौन है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये इसके सीईओ है। ये तीनों चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, सो ही इज नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द करेंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, so he is Suman Berry, and who is the CEO of Niti Aayog, he is none other than BVR Subramaniam. Okay, and whether it is constitutional statutory body, so it's a think tank. Okay, and its year of formation and everything. ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको नीति आयोग के बारे में बताया, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपको बेसिक तो इतना पता होना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग है क्या। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है, उसके बाद नीति आयोग को लाया गया है। नाउ which ministry has participated in World Travel Market 2023 London from 6 to 8 November 2023? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो दोस्तों सी, यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बोला है अगर आपको मिनिस्ट्री नहीं पता है तो भी आप जो क्वेश्चन है ना उसके वर्ड को ब्रेक करके आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। तो ट्रैवल की बात हो रही, ट्रैवल मीन्स टूरिज्म की बात हो रही है, राइट। तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है यूके में, लंदन में। ठीक है, लंदन में। अब यहाँ पे एक और चीज है कि इनक्रेडिबल इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस कल्चरल परफॉर्मेंस, हैना एंड योगा सेशंस। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये हमारे सारे इंडियन डेलीगेट्स हैं, सारे ऑफिसर्स हैं प्लस आर्टिस्ट हैं, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें परफॉर्म की। ठीक है, वेरियस कल्चरल परफॉर्मेंस दिए, हैना एंड योगा सेशंस दिए। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। Microsoft has partnered with whom to develop a new AI design co-pilot system for Xbox game developer? Very, very important for state PSC, SSC, banking and CDS NDA. ठीक है, सी, ये जो स्पेसिफिक फैक्ट होता है ना वो इतना यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्टेट पीएससी में और ये जो बाकी एग्जाम्स मैंने अभी लिखे हैं इन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब बात माइक्रोसॉफ्ट की होती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये पूछा जा रहा है कि किसके साथ पार्टनरशिप करके एआई डिजाइन को पायलट को डेवलप किया है। ये एक सिस्टम है, इसको डेवलप किया है किसके लिए, फॉर एक्सबॉक्स गेम डेवलपर। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इन वर्ल्ड एआई, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इन वर्ल्ड एआई के साथ कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके, ठीक है, एआई डिजाइन को पायलट सिस्टम को डेवलप किया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Very, very important. As per the report tabled by the Parliamentary Affairs Minister V.K. चौधरी, ठीक है, जिनको ये नाम पता है कि ये कौन से स्टेट के ये मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उनको इसका करेक्ट आंसर भी पता चल गया होगा, बट फिर भी एज पर द रिपोर्ट टेबल्ड बाय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर V.K. चौधरी, which state is home to more than a third of families surviving on ₹6,000 per month और लेस। और आपके ऑप्शंस हैं
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। ओके, क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए बिहार। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिन्होंने बताया कि उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अपर कास्ट है उसमें पॉवर्टी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉवर्टी दो द परसेंटेज, मतलब कि पॉवर्टी का परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ पे है या फिर बहुत ज्यादा कहाँ पे है, वो है अमंग बैकवर्ड क्लासेस, दलित्स एंड ट्राइबल्स में। ठीक है, मतलब बैकवर्ड क्लासेस, दलित्स और ट्राइबल्स जो हैं ये ज्यादा गरीब हैं। ठीक है, as per the report tabled by Parliamentary Affairs Minister Vijay Kumar Chaudhary, the state was home to 2.97 crore families, out of which more than 94 lakhs, means 34.13% were poor. Means स्टेट की, इनके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं कि स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 2.97 करोड़ है। ठीक है, फैमिलीज है मतलब, ठीक है, जिनमें से 94 लाख फैमिलीज जो हैं, 94 लाख फैमिलीज जो हैं, ठीक है, या फिर उनसे भी ज्यादा वो लोग गरीब हैं, पुअर हैं। ठीक है, क्या है? पुअर हैं, बहुत ही गरीब हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो 34.13% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो पुअर है। ठीक है, अब बात बिहार की हो रही है तो बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी। ठीक है, कौन? नीतीश कुमार जी। ठीक है, और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं उसमें, जुडिशियल सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कितना? 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और बिहार आपको पता है यहाँ पे कास्ट सर्वे भी कंडक्ट करवाया गया है, कास्ट बेस्ड सर्वे। ठीक है, और उसी के फैक्ट में से एक ये है जो हमने अभी तुरंत पढ़ा है ये सब। ठीक है, प्लस आपको मैं और बता दूं जो हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी इट वाज फॉर्म्ड बाय और स्टैब्लिश्ड बाय कुमार गुप्त। ओके, ये कहाँ पे? ये बिहार में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है एक, वहां पे ये सिचुएटेड है। इसको किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने। एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो वो है बख्तियार खिलजी। ठीक है, पद्मावत मूवी में जिसमें आपने देखा होगा बख्तियार खिलजी को, उन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लगा दी थी पूरी लाइब्रेरी में। ठीक है, बुक्स जलती रही काफी दिनों तक। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Whose studies has shown that the Indian courts see online violence against women as less real than offline crimes? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनजीओ आईटी, पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर नन ऑफ द। तो रिसेंटली दोस्तों एनजीओ आईटी, ठीक है, ये एक एनजीओ है आईटी, ठीक है, इसने एक अपना मतलब रिपोर्ट रिलीज करी है। ठीक है, एक स्टडी इसने करी, ठीक है, और उसके जो डेटा हैं या फैक्ट्स हैं वो इसने रिलीज किया, जिसमें इसने बताया कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन वायलेंस जो होता है विमेन के अगेंस्ट, ठीक है, उसको लेस रियल कंसिडर करते हैं ऑफलाइन क्राइम्स के मुकाबले। ठीक है, ये किसने बताया है? एनजीओ आईटी ने। ठीक है, आईटी ये नाम है एनजीओ का। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस मतलब जिस तरह आप देखो कि जो डोमेस्टिक वायलेंस केस हो गया, ठीक है, फिजिकल एब्यूज हो गया, ये जो सामने दिखता है, फिजिकली दिखता है, या फिर हम बोले तो ऑफलाइन मोड में जो दिखता है, ठीक है, उसको ये लोग ज्यादा सीवियर कंसिडर करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन केसेस चलते हैं विमेन के अगेंस्ट, जिस तरह आपने अभी देखा होगा कि एक एक्ट्रेस है, ठीक है, उनका डीप फेक के थ्रू एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, किसी की मतलब कोई भी
फीमेल है उसकी इमेज को मॉर्फ कर दिया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन इसको थोड़ा कंपैरेटिवली ऑफलाइन के मुकाबले कम समझा जाता है, ऐसा इस एनजीओ का कहना है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। इसमें सबसे पहला है ग्लेनमार्क गेट्स USFDA मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नॉट और जेनरिक ड्रग यूज टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ग्लेनमार्क ने एक मेडिसिन बनाई है जिसको कि USFDA ने नॉट भर दिया, मतलब हाँ बोल दिए, परमिशन दे दी है या फिर अप्रूवल दे दिए उस मेडिसिन को। और वो मेडिसिन कौन सी है? तो वो है फ्लूफेनेजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। ठीक है, ये है वो। और ये है क्या? These are the generic version of proloxin tablets in same strength of apothecon ink। ठीक है, मतलब कि ये जेनरिक वर्जन्स हैं इस टैबलेट का। ठीक है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ये एपोथिकॉन इंक जो है ये यूज किया जाता था, इसको लोग यूज करते थे, लेकिन अब इसके बदले फ्लूफीनेजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विदित गुजराती, वैशाली आर क्लेम टाइटल्स एट फाइट ग्रैंड स्विस चेस इवेंट। ठीक है, अभी जो फाइट ग्रैंड स्विस चेस इवेंट हुआ है उसमें विनर कौन कौन बने हैं? मेल में बने हैं इंडिया के विदित गुजराती जी और फीमेल में है वैशाली आर जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। और इनके भाई को हर कोई जानता है, इनके भाई हैं आर प्रगनानंदा। ठीक है, अब इनकी सिस्टर भी आ गई हैं वैशाली आर, ये भी मतलब कि टाइटल जीत ली, ये भी विनर बन गई। ठीक है, ये तो है मेडिसिन का। नेक्स्ट है हमारा रोहित ऋषि अज्यूम्स चार्ज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स, those who are preparing for banking examination, so these are facts important for you especially. Who is the executive director of Bank of Maharashtra? So he is Rohit Rishi. Okay. India has defeated Japan to claim Women Asian Champions Trophy 2023. ठीक है, जो विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है इंडिया में, मतलब इंडिया ने होस्ट किया है। वर्ल्ड कप भी इस बार का इंडिया होस्ट कर रही है। विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 ये भी इंडिया में ही हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है? रांची में। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि इसको किसने जीता, इस ट्रॉफी को किसने जीता है? इसको जीता है इंडिया ने। और किसको डिफीट किया है या फिर हम बोले तो किसको हराया है? तो वो है जापान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंजेलो मैथ्यूज ऑफ श्रीलंका बिकम्स फर्स्ट एवर प्लेयर टू बी टाइम्ड आउट इन क्रिकेट। ठीक है, अगर आपने मैच देखा होगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो एंजेलो मैथ्यूज हैं श्रीलंका के प्लेयर, ठीक है, ये बैटिंग करने आए थे। ठीक है, लेकिन इनका टाइम आउट हो गया था और ये बिना खेले ही आउट हो गए। ठीक है, और ये ऐसे आउट होने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो श्रीलंका से। ये कंट्री जरूर याद रखिएगा आप। देन कॉलिंस डिक्शनरी हैज डिक्लेयर्ड AI एज द वर्ड ऑफ द ईयर, सॉरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। ठीक है, कौन सी डिक्शनरी ने AI को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया है? तो वो है कॉलिंस डिक्शनरी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, कॉलिंस ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो इन दोनों का तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कॉलिंस ने AI को किया है डिक्लेयर। नेक्स्ट है L&T विल कंस्ट्रक्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट भोगापुरम, आंध्र प्रदेश। The airport will be developed with a handling capacity of 6 million passengers per annum initially, which will be enhanced further to 12 million per year. या फिर per annum. Okay, A for annum. Annum means year only. Okay. You can say either per year or you can say per annum. तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगी L&T, ठीक है। और इनिशियली क्या है कि ये जो एयरपोर्ट है उसके कैपेसिटी कितना होगा, कितने पैसेंजर्स को मतलब ये होल्ड करेगी, स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर्स को ये हैंडल करेगी इनफैक्ट स्टार्टिंग में, तो वो है 60 लाख पैसेंजर। मतलब स्टार्टिंग में 60 लाख पैसेंजर्स होंगे, फिर बाद में वो 120 हो जाएंगे, ठीक है। 12 मिलियन मीन्स 120 लाख। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। National Coal Index, very important. National Coal Index increases by 3.83 points in September due to temporary rise in coal prices in global markets. मीन्स ग्लोबल मार्केट्स में जो टेम्पररी राइज हुआ है कोल का, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा अभी वर्ल्ड डिस्टर्ब है, ठीक है। कहीं रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, तो कहीं हमारा सेंट्रल एशिया इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। इजराइल और पैलेस्टीन या फिर हम बोले तो हमस के बीच में वॉर अभी तक कंटिन्यू है, लोग हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, जो डेटा बता रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है ना कि जो कोल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, और कोल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से जो नेशनल कोल इंडेक्स है वो भी सितंबर में 3.83 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया है। और ये नेशनल कोल इंडेक्स होता क्या है? तो इट इज अ प्राइस इंडेक्स विच रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन प्राइस ऑफ कोल ऑन अ पर्टिकुलर मंथ रिलेटेड टू द फिक्स्ड बेस ईयर, ठीक है। मीन्स एक पर्टिकुलर मंथ की ये बात बताता है रिलेटिव टू द फिक्स्ड बेस ईयर, इसका एक बेस ईयर होता है जिससे ये कंपेयर करता है, ठीक है। रिलेटिव मीन्स एक तरह से कंपैरेटिवली, ओके। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये है वो टेलीग्राम की लिंक जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि मैंने लास्ट में प्रोवाइड की है। इसको आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।